फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्शन का पार्ट बाय पार्ट सीरीज। ठीक है, इसमें बहुत ही बेसिक से बेसिक चीज़ें कवर करके मैं छोटे छोटे वीडियोस में कवर करके ऑप्शन सीरीज आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं। और सारे बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, बेसिक जार्गन्स क्या होते हैं, किस तरह से प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसा होता है, कौन से सारे टाइम पैरामीटर्स हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में अफेक्ट करते हैं, बाइंग का कैसा व्यू होता है, सेलिंग का कैसा व्यू होता है, ऑप्शन बायर का कैसा व्यू होता है, सेलर्स का कैसा व्यू होता है, वो सारी चीजें हम एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ऑफकोर्स सीरीज थोड़ी लंबी बनेगी, बट बहुत ही इन डेप्थ बनेगी। हर एक वीडियो इन डेप्थ रहेगी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने ट्राई किया है समझाने का। तो आई होप कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग जो इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग माना जाता है और इतना कॉम्प्लिकेटेड सेगमेंट माना जाता है ट्रेडिंग के सेक्टर में, ठीक है, ट्रेडिंग सेगमेंट में अगर देखें तो ऑप्शन को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन वगैरह और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किस तरह से कैलकुलेट करना होता है। ऑलमोस्ट 70 to 80% ट्रेडर्स को इस चीज़ के बारे में इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं होता, फिर भी वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है और काफ़ी डेप्थ में और काफ़ी बेसिक लेवल पे हम हर एक चीज़ सीखेंगे इस वेब सीरीज में। ठीक है, तो ये सीरीज में मैं आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो रिलीज करूंगा, जिसके बेसिस पे क्या होगा कि बैक टू बैक आप वीडियो से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और उसी एग्जांपल के बेसिस पे हम काफ़ी इन डेप्थ और इजी लैंग्वेज में हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा। एक सिंपल एग्जांपल के बेसिस पे मैं इसे कवर करूंगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक आपके जैसा या मेरे जैसा कोई बंदा है जो मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि कहीं मुझे ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ठीक है, मेरे पास कुछ फंड पड़े हुए हैं जिसे मैं इन्वेस्ट करके उस पर प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहता हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही एक बंदा है राजीव। ठीक है, राजीव मार्केट में ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। तो वो ब्रोकर के पास जाता है, एक ब्रोकर है मार्केट में, वो ब्रोकर के पास जाता है, सर इस तरह से कोई आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, या फिर कुछ न्यूज़ के माध्यम से उसे पता चलता है कि सो एंड सो ब्रोकर जो है। ठीक है, राजीव क्या करता है, राजीव को कुछ न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है कि एक ब्रोकर है जिसके पास क्या हुआ, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। वो क्या है कि उसके पास एक लैंड पड़ी हुई है जो सेल के लिए है। ठीक है, अब इस न्यूज में क्या है, इस न्यूज में राजीव को पता चलता है कि इस लैंड के आसपास, ठीक है, काफी अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है, लाइक मेट्रोज बनने वाले हैं, लाइक नियर बाय में एयरपोर्ट बनने वाला है। तो इस तरह के कुछ न्यूज़ मार्केट में आ जाते हैं। तो आज के डेट में जो इसका वैल्यू होता है, लैंड का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू जो ब्रोकर राजीव को बताता है कि आज के डेट में इसका वैल्यू 10 लाख रुपए है। तो अब राजीव सोचने लगता है कि अरे भैया, मेरे पास 10 लाख रुपए तो है नहीं, तो मैं ये लैंड कैसे परचेज करूं, बट मुझे इंटरेस्ट है इस लैंड को परचेज करने के लिए। तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है ब्रोकर। अब उसके माइंडसेट को समझ लेता है कि अरे, इसका बहुत अच्छा मन है कि वो लैंड परचेज करना चाहता है, बट उसके पास पैसे नहीं है। तो ब्रोकर पूछता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। राजीव क्या बोलता है कि मेरे पास 2 लाख रुपए है। अब ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर उसे ऑप्शन देता है कि सर आप एक काम करो, ये 2 लाख रुपए मुझे एज ए टोकन अमाउंट दे दो आज के डेट में। ठीक है, आज के डेट में आप मुझे ये 2 लाख रुपए जो है वो मुझे टोकन अमाउंट दे दो। ठीक है, तो राजीव क्या करता है, 2 लाख रुपए टोकन अमाउंट ब्रोकर को दे देता है। ब्रोकर इसके ऊपर क्या कंडीशन रखता है, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ इस लैंड का कोई भी प्राइस होगा, ठीक है, अगर ये 15 लाख भी हो जाएगा, आज के डेट में उसका वैल्यू क्या है, 10 लाख, तो आफ्टर 6 मंथ अगर इसका वैल्यू बढ़ के 15 लाख रुपए भी हो जाता है, तो भी मैं ये लैंड आपको 10 लाख रुपए में दे दूंगा। ठीक है, तो राजीव क्या सोचता है कि अरे बहुत अच्छा डील है,
न्यूज़ के हिसाब से तो मुझे पता है कि यहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट होने वाला है और उसके वजह से लैंड का प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ने वाला है। तो ये तो अच्छा डील है, चलो 2 लाख रुपए दे देते हैं, मान लेते हैं कि 15 लाख 17 लाख या 20 लाख भी बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है, डबल भी हो जाता है तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रॉफिट के नज़रिए से मतलब उसका व्यू जो है न्यूज़ को लेके ऐसा व्यू है कि लैंड का प्राइस जो है आने वाले 6 मंथ में अच्छा खासा बढ़ने वाला है। तो इस डील के लिए वो रेडी हो जाता है, वो ब्रोकर से ये डील कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि टोकन अमाउंट जो है, टोकन अमाउंट नॉट रिफंडेबल है, ठीक है। ये टोकन अमाउंट जो है आप अगर सोचोगे कि जब वो 6 महीने के बाद आएगा और जो भी इसका प्राइस होगा 10 लाख रुपए देगा और ये 2 लाख रुपए उसे रिटर्न कर दिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक कंडीशन ब्रोकर ने रखी है। ऑफकोर्स ब्रोकर जब ऐसा रिस्क ले रहा है, ठीक है, कि आगे चल के वो 15 लाख का भी सामान 15 लाख का भी एसेट है, वो 10 लाख में अगर बेचेगा तो उसके ऊपर वो कुछ तो मार्जिन प्रॉफिट तो लेगा ही ना। तो ये जो अमाउंट ले रहा है वो टोकन अमाउंट 2 लाख रुपए ले रहा है एज ए प्रीमियम, ठीक है। मतलब वो क्या बोल रहा है कि आप 2 लाख रुपए टोकन अमाउंट दे दो, उसके बाद क्या होगा कि 6 महीने के बाद अगर इसका प्राइस जो भी रहेगा वो मैं आपको 10 लाख रुपए में ही दूंगा, ठीक है। इसका प्राइस अगर 15 लाख हो या 20 लाख भी होगा तो भी मैं आपको 10 लाख रुपए में ही ये लैंड दे दूंगा। इसमें आप ये नोट करके रखिए, टोकन अमाउंट नॉट रिफंडेबल है, ठीक है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जब मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा, तो ये चीज़ थोड़ा काम आएगी। तो इस पे थोड़ा इसका एक नोट आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इस तरह से राजीव जो है ब्रोकर के साथ डील फाइनल कर लेता है कि चलो मुझे ये डील मंजूर है, ओके। तो अब देखते हैं कि आफ्टर 6 मंथ जब राजीव ब्रोकर के पास आता है तो पहला केस क्या होगा। अभी इसमें 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। पहला केस क्या होगा कि प्राइस बढ़ गई तो क्या होगा, ठीक है। पहला केस क्या होगा कि प्राइस मेरी बढ़ गई तो क्या होगा, कैसे प्रॉफिट होगा और कितना प्रॉफिट होगा, किसे प्रॉफिट होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि प्राइस हो सकती है न्यूज न्यूज जो है सिर्फ मार्केटिंग पर्पज से मार्केट में फैलाई गई थी, ठीक है। और उसके वजह से क्या हो रहा है कि प्राइस जो है आफ्टर सम टाइम न्यूज की वजह से प्राइस में थोड़ा फ्लक्चुएशन आया था और वो 10 लाख तो पहुंची थी। बट आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है कि प्राइस थोड़ा डाउन चला जा रहा है, क्योंकि बाद में आफ्टर 6 मंथ क्या हो रहा है कि उन्हें पता चल रहा है कि अरे अभी बहुत टाइम है डेवलपमेंट होने में, तो क्या होता है लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगता है, डिमांड कम होने लगता है, जिसकी वजह से प्राइस डाउन चली जाती है। दूसरा केस ये होगा। तीसरा केस ये होगा कि जो प्राइस है उसी प्राइस पे वो रहेगी, ठीक है। आज 10 लाख रुपए है तो 6 महीने बाद भी 10 लाख रुपए ही रहेगी उसकी प्राइस। तो ये 3 केसेस को इन डेप्थ हम समझेंगे और उसमें किस तरह से राजीव को प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है, कौन से केसेस में प्रॉफिट हो सकता है, वो सारी चीजें हम इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि केस 1 में मैंने पहला केस पकड़ा है कि अगर प्राइस जो है लैंड की वो इंक्रीज हो जाती है 10 लाख से ज्यादा, तो ठीक है। लेट्स से कि प्राइस जो है 15 लाख हो जाती है, ठीक है। जमीन की प्राइस 15 लाख रुपए हो जाती है। तो अभी करंट प्राइस जो थी 10 लाख रुपए थी, ठीक है, 10 लाख रुपीज थी। अभी राजीव ने 2 लाख रुपए जो है उसको ब्रोकर को क्या दिए हुए हैं, टोकन अमाउंट भी दिए हैं। तो इसका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा राजीव के लिए लैंड का, ठीक है। राजीव के लिए लैंड का टोटल कॉस्ट हो गया 12 लाख रुपए, ओके। बट बट आफ्टर 6 मंथ, ओके, आफ्टर 6 मंथ क्या हो रहा है, आफ्टर 6 मंथ प्राइस जो है मेरी इंक्रीज होके क्या हो रही है, 15 लाख रुपए हो जा रही है, ठीक है। 15 लाख में से आप 12 लाख माइनस कर दो। 12 लाख कौन सा, ये वाला 12 लाख रुपए, ठीक है, जमीन का जो प्राइस था, और 2 लाख रुपए उसके टोकन अमाउंट जो कि नॉन रिफंडेबल है ना, तो वो भी उसमें कॉस्ट में ही जाएंगे। तो 10 लाख रुपए उसे पे करना है, प्लस 2 लाख रुपए उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं, 12 लाख रुपए उसे देने हैं ब्रोकर को। और आज के डेट में मीन्स आफ्टर 6 मंथ जो है उसका प्राइस, लैंड का प्राइस जो है 15 लाख रुपए हो चुके हैं। तो जो प्रॉफिट होगा राजीव को, जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये पहला केस था, अगर लैंड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है 10 लाख रुपए से, ठीक है, कि 15 लाख रुपए हो जाता है,
तो राजीव को जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, 3 लाख का प्रॉफिट होगा। ओके, ठीक है। अभी इसके आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। मान लेते हैं कि आफ्टर 6 मंथ प्राइस जो है लैंड का वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है मतलब कम हो जाता है। अब प्राइस का जो 6 महीने पहले जब राजीव ने डील फाइनल किया था तब लैंड का प्राइस था 10 लाख रुपए। अब जो है आफ्टर 6 मंथ इसका प्राइस घट के, जब लोगों को पता चला कि भाई न्यूज जो थी थोड़ी फेक थी, डेवलपमेंट काफी टाइम के बाद होने वाला है, 5 साल 8 साल 10 साल के बाद होने वाला है, बट न्यूज अभी से रूमर की तरह फैल गई मार्केट में, तो लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया। अब वो लोग वहां से थोड़ा मूव ऑन करने लगे और दूसरे एसेट में इन्वेस्टमेंट करने का सोचने लगे। तो वहां से लोगों की जो भीड़ थी, क्राउड था, ठीक है, बाइंग करने का, लैंड सेल बाइंग करने का जो क्रेज था लोगों का कम हो गया, मतलब डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो क्या हो रहा है कि लैंड का प्राइस आफ्टर 6 मंथ कम हो गया। मान लेते हैं कि ये घट के 7 लाख रुपए हो गई, ठीक है। मान लेते हैं लैंड की प्राइस जो है आफ्टर 6 मंथ 7 लाख रुपए हो गई। तो अभी देखिए फिर से वही केस है कि लैंड की करंट जो कीमत थी, ठीक है, 6 महीने पहले 10 लाख रुपए थी। 2 लाख रुपए टोकन अमाउंट दिया था राजीव ने ब्रोकर को, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए हो गया, ठीक है। अभी प्राइस घट के कितनी हो गई है, 7 लाख रुपीज हो गई है। ओके, मतलब 7 लाख की जमीन के लिए, ठीक है, 7 लाख के लैंड के लिए अभी राजीव को कितना पे करना पड़ेगा, 12 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें से ऑलरेडी 2 लाख उसने पे कर दिया है, प्लस प्लस उसे 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या है, 2 लाख रुपए ऑलरेडी पेड है, ठीक है। तो इसमें राजीव को क्या हो रहा है, राजीव को क्या हो रहा है, पूरी तरह से लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि 7 लाख की जमीन जो है उसे 12 लाख में पड़ रही है, मतलब 5 लाख का लॉस हो रहा है। ओके, लॉस हो रहा है राजीव को, ठीक है, राजीव को लॉस हो रहा है, बट प्रॉफिट किसे हो रहा है, सेलर को। क्यों, क्योंकि अब 7 लाख की जमीन जैसे उसने डील की थी कि प्राइस कुछ भी हो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए में ये जमीन दे दूंगा, प्लस टोकन अमाउंट आपको आज के डेट में देना पड़ेगा, इस तरह की डील की थी। बट आज के डेट में आफ्टर 6 मंथ इसका प्राइस कितना हो गया, 7 लाख हो गया है। बट जो सेलर है, ब्रोकर है, वो क्या कर रहा है, 12 लाख में बेच रहा है, मतलब उसे 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। 2 लाख का टोकन अमाउंट भी मिल गया, प्लस ये 3 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिल गया। बट अभी एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें जो है राजीव को कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशंस नहीं है, ठीक है। उसकी कोई कुछ ऐसा कुछ उसने कानूनी दस्तावेज साइन नहीं किए हैं कि उसे 100% वो बाय करना ही है। टोकन अमाउंट इसीलिए लिया जाता है कि अगर आपको लगे कि आपको जमीन नहीं लेनी है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो, तो ये उसका राइट है, ठीक है। राजीव का ये राइट है कि भाई चलो जाने दो, 2 लाख रुपए मेरा लॉस होगा ना मैक्स टू मैक्स, तो 2 लाख रुपए लॉस होने दो, बट एक्स्ट्रा 10 लाख में और पे नहीं करने वाला हूँ, मैं ये डील कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह से राजीव डील कैंसिल कर देता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट लास्ट केस के ऊपर। लास्ट केस क्या हो जाएगा कि प्राइस इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर प्राइस सेम रहती है, जो उसने 6 महीने पहले प्राइस देखी थी कि लैंड की कीमत जो थी 10 लाख रुपए थी, अब देखते हैं कि प्राइस अगर सेम है, दैट इज 10 लाख रुपीज आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ भी 10 लाख रुपए है इसका प्राइस, तो क्या हो जाएगा कि जो डील के हिसाब से उसे पे करना था 10 लाख रुपीज प्लस 2 लाख रुपए उसने क्या हुआ था, टोकन अमाउंट दिया था, तो 12 लाख रुपए इसके। 12 लाख रुपए क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब अगर प्राइस लैंड का प्राइस 12 लाख रुपए होगा तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ओके, बट आज के डेट में भी जो है लैंड का प्राइस क्या होगा, आफ्टर 6 मंथ भी है, वो लैंड का प्राइस जो है 10 लाख रुपीज है, बट 10 लाख रुपीज के लिए उसे पे कितना करना पड़ रहा है, 12 लाख रुपए। समझ रहे हो, टोकन अमाउंट तो 2 लाख रुपए दिया था वो डील फाइनल करने के लिए, चलो डील फाइनल हो गई। क्योंकि अभी जब ब्रोकर इतना बड़ा रिस्क ले रहा है कि आगे 6 महीने बाद भी उसका प्राइस जो भी रहेगा उस प्राइस के बेसिस पे ही, आज के डेट के प्राइस के बेसिस पे 6 महीने बाद उसे वो लैंड बेच देगा वो, ठीक है।
इस तरह से डील हुई थी। इसके लिए क्या हुआ था, 2 लाख रुपए का नॉन रिफंडेबल टोकन लिया था, ठीक है, और जो कि इसके टोटल अमाउंट में जो 10 लाख का वैल्यू था उसमें एडेड भी नहीं था, ठीक है। तो ऑफकोर्स ब्रेक इवन पॉइंट उसका क्या आ रहा है, 12 लाख। जमीन का अगर प्राइस 6 महीने बाद 12 लाख हो जा रहा है तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता था, बट अभी प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट है, ठीक है। अभी भी 6 महीने बाद भी प्राइस जो है 10 लाख रुपए है। तो इसको राजीव को जो है कितने का लॉस हो रहा है, 2 लाख का लॉस हो रहा है। कैसे, आज के डेट में भी 10 लाख रुपए है ना इसका प्राइस, लैंड का जो प्राइस है वो आज के डेट में भी आफ्टर 6 मंथ भी 10 लाख रुपए है। बट उसने पे कितना किया है, 2 लाख रुपए टोकन अमाउंट पे किया है, और आफ्टर 6 मंथ मतलब आज के डेट में उसे 10 लाख और पे करने हैं। मतलब टोटल कितना पे करना पड़ जाएगा, 12 लाख रुपए पे करना पड़ जाएगा। मतलब वो लॉस में कितना जाएगा, 10 लाख रुपए की जमीन के लिए उसे 12 लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं, मतलब 2 लाख रुपए तो उसको लॉस ही हो रहा है, ठीक है। राजीव को इस केस में भी लॉस का सामना करना पड़ेगा, इसमें भी लॉस होगा। प्रॉफिट किसे होगा, प्रॉफिट ऑफकोर्स ब्रोकर को होगा। क्यों होगा, ब्रोकर को प्रॉफिट इसलिए होगा क्योंकि वो 10 लाख की वैल्यू के लिए 12 लाख रुपए ले रहा है राजीव से, ठीक है। तो 2 लाख रुपए जो राजीव के अकाउंट से डेबिट होंगे, ठीक है, ये जो राजीव के अकाउंट से लॉस होंगे वो ब्रोकर के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, ओके। मतलब ब्रोकर को इसमें भी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फर्स्ट केस में जब प्राइस इंक्रीज हुआ था तब राजीव को 3 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था, और वही 3 लाख का लॉस ब्रोकर को हुआ था। मतलब क्या हो रहा है, अब थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि केस 1 में जो था, केस 1 में राजीव जीत गया, राजीव जीत गया मतलब राजीव को प्रॉफिट हुआ, ओके। केस 1 क्या था, केस 1 ये था कि मेरा लैंड का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो। केस 2 क्या था, लैंड का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो राजीव को क्या है, राजीव को लॉस हो गया था, ठीक है। केस 3 में क्या हुआ था, केस 3 मतलब प्राइस सेम रह जाता है तो इसमें भी राजीव को, ठीक है, इसमें भी राजीव को लॉस हो गया है, ओके। तो इसमें 3 केसेस में प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, राजीव के जो प्रॉफिट के चांसेस है वो कितना है, 1/3 है, ठीक है। वहीं पे ब्रोकर के प्रॉफिट के चांसेस कितने हैं, 2/3 है। मतलब 3 केसेस में 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें ब्रोकर को प्रॉफिट होगा, ठीक है, बट एक ही केस ऐसा है जिसमें राजीव को प्रॉफिट होगा, ठीक है, राजीव को प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, अभी हम थोड़ा और डिटेल में आपको डेफिनेशन के साथ बता देता हूँ, डेफिनेशन के साथ बताता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, ऑप्शन इन फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इन फाइनेंस ऑप्शन इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑप्शन क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट की जाती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, और उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट की जाती है जो कि होल्डर को ये राइट देता है, ठीक है। याद रखिए वो राइट देता है, नॉट एनी ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब उसे किसी भी चीज के लिए बाधित नहीं रहता कि मतलब उसे वो चीज करनी ही है, ठीक है। उसको राइट मिल जाती है कि वो बाय कर सकता है या सेल कर सकता है, ठीक है, टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। अंडरलाइंग एसेट, प्री डिटरमाइंड प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, ये सब क्या होती है, वो सारी चीजें मैं की जार्गन्स की एक वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। उस वीडियो में मैं वो सारी चीजें कवर करूंगा, बट आप यहाँ पे सिर्फ अंडरलाइंग एसेट को एक एसेट समझो, ठीक है, जिसके लिए ट्रेडिंग की जा रही है। इस केस में जो है अंडरलाइंग एसेट जो है वो लैंड है, ठीक है, जमीन का ट्रेड किया जा रहा है, तो अंडरलाइंग एसेट जो है लैंड है। प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब पहले से प्राइस डिटरमाइन कर दी जा रही है कि भाई इसका प्राइस कुछ भी हो आगे जाके, 15 लाख भी हो, 20 लाख भी हो, बट ये 10 लाख रुपए में ही मुझे मिलेगी। तो ये प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब स्ट्राइक प्राइस जो है वो 10 लाख रुपए है विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आफ्टर 6 मंथ की बात की जा रही है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है जो कोई ऑप्शन एक्सपायरी भी बात करते हैं, जिसे ऑप्शन एक्सपायरी भी कहते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको की जार्गन्स में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ऑप्शन चेन पे ले जाके भी दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम इतना ही समझ लेते हैं कि एक अंडरलाइंग एसेट है जिसे एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिसमें होल्डर को ये राइट मिल जाता है, ठीक है, राइट मिलता है, नॉट एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। उसे ये राइट मिल जाता है कि उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय कर सकता है
सेल कर सकता है एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो बाय और सेल कर सकता है। ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को वो बाय और सेल कर सकता है, ये अधिकार मिलता है उसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके बेसिस पे उसे ये अधिकार मिल सकता है कि एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे पहले से वो सोच ले कि ये प्राइस पे वो पहुंचने वाला है, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो एंड सो पर्टिकुलर प्राइस पे पहुंचने वाला है। ठीक है, उस प्राइस के लिए वो पहले ही उससे डील कर लेगा, ब्रोकर से डील कर लेगा। ब्रोकर इन द सेंस ऑप्शन में ऑप्शन सेलर्स होते हैं, और मैं जो बात कर रहा हूँ जो डील करेगा वो ऑप्शन बायर्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बायर जो है ऑप्शन सेलर से डील कर लेंगे कि मुझे सो एंड सो प्राइस लग रहा है कि एक महीने बाद इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्राइस इतनी होने वाली है, इसके लिए मैं आपको ये प्रीमियम पे करता हूँ। ठीक है, जो 2 लाख रुपए का टोकन पे किया था पिछले एग्जाम्पल में, उसे प्रीमियम अमाउंट कहते हैं। तो कुछ प्रीमियम देता है ऑप्शन सेलर को ऑप्शन बायर। ठीक है, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के लिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे ही हम ऑप्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस ट्रेडिंग को ही ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें पूरा अमाउंट नहीं देना होता है ऑप्शन बायर को सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है। अगर उसका व्यू करेक्ट हो जाता है तो डेफिनेटली उसे प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के चांसेस भी आपने देखे हैं कि ऑप्शन बायर को जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो कितना है, 1/3 है, मतलब 33% का उसे प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। वहीं ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट के चांसेस कितने होते हैं, 2/3 होता है, मतलब 66.66% जो है इसके विनिंग के चांसेस होते हैं ऑप्शन सेलर्स के। ठीक है, इसके लिए कहा जाता है कि ऑप्शन बायर्स तभी बाय और सेल करे किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऑप्शंस को, तभी सेल और बाय करे जब उन्हें 100% कंफर्म हो कि अब प्राइस जो है मूवमेंट अगर बाय कर रहे हैं, ठीक है, कॉल एंड पुट ऑप्शन जो होते हैं, अगर उसे बाय और सेल कर रहे हैं, ठीक है, बाइंग कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो उनको ये पता रहना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऊपर ही जाना चाहिए। पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो उन्हें पता रहना चाहिए कि प्राइस नीचे जाने वाला है, तभी वो पुट ऑप्शन बाय करें। तो बाइंग के केस में उनका व्यू 100% या 90% 95% करेक्ट ही हो, तभी उन्हें बाइंग करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो विनिंग चांसेस भी आपने देख लें, ऑप्शन बायर्स के जो विनिंग चांसेस होते हैं 1/3 होता है, ऑप्शन सेलर्स के जो विनिंग चांसेस होते हैं 2/3 होता है। ओके, इनके प्रॉफिट के व्यूज क्या होते हैं वो सारी चीजें मैं कॉल ऑप्शन का और पुट ऑप्शन का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं और डिटेल में बताऊंगा कि कॉल ऑप्शन कैसे होते हैं, पुट ऑप्शन कैसे होते हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, और वो सारी चीजें हमें डिटेल्स कहाँ मिलते हैं, ऑप्शन चेन का पूरा डिटेल में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि ऑप्शन बायर का जो विनिंग चांसेस होता है कम होता है एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलर। ठीक है, ऑप्शन सेलर का विनिंग चांसेस कितना होता है, 67%, और ऑप्शन बायर का जो विनिंग चांसेस होता है 33%। अगर ऑप्शन सेलर का जो व्यू है कि प्राइस बढ़ेगा इसीलिए उसने कॉल ऑप्शन खरीद लिया है, ठीक है, तभी उसे प्रॉफिट होगा। बाकी अगर वो सेम प्राइस पे ट्रेड करता रह जाएगा या फिर डाउन चला जाएगा तो ये 2 केसेस में उसे लॉस होंगे, ऑप्शन सेलर को उन 2 केसेस में प्रॉफिट हो जाएगा, जैसा कि लास्ट एग्जांपल में हमने देखा है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स द होल्डर्स टू राइट बट नो ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल। जो बाइंग और सेलिंग की जाती है प्री डिटरमाइंड प्राइस पे अंडर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लाइक स्टॉक हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, करेंसी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी 50। तो इस तरह के इंडेक्सेस पे भी ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। वो सब हम डिटेल में आपको दिखाएंगे आगे, जैसे एडवांस लेवल की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अंडरलाइन एसेट कुछ भी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कोई कमोडिटी हो सकती है, कोई करेंसी हो सकती है, और या इंडेक्स हो सकता है, या फिर कोई और भी डेरिवेटिव मतलब क्या होती है, समथिंग इज डिराइव फ्रॉम मतलब कोई एक
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उससे डिराइव करके दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके फ्लक्चुएशन, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के फ्लक्चुएशंस के बेसिस पे, ठीक है, फ्लक्चुएशंस के बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसे हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो ये एसेट कुछ भी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कमोडिटी हो सकती है, करेंसी हो सकती है, इंडेक्स हो सकता है, या फिर कोई भी अदर डेरिवेटिव्स हो सकता है। इसके साथ ही एक ऑप्शन जो होता है, आप ये चीज अभी शायद ना समझ पाओ लेकिन आगे चल के आपको एक समझ में आएगी कि ऑप्शन क्या होता है, कि एक टूल होता है आपके पोजीशन को, प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका रिस्क कम करने के लिए। वो कैसे होता है, थोड़ा मैं आपको, अगर बेसिक नॉलेज हो तो आपको ये पता चल जाएगा। मैं बताता हूँ कि मान लेते हैं कि आपने रिलायंस का शेयर्स खरीद लिया, ठीक है, रिलायंस का 1000 शेयर्स खरीद लिया, मान लीजिए 2500 रुपए के पर शेयर के हिसाब से आपने 1000 शेयर खरीद लिया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25,000, फिर 2.5 लाख, 25 लाख, मतलब आपने 25 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर खरीद लिए। ओके, बट आपको डर ये भी है कि भाई प्राइस, अभी बाय किया है आपने रिलायंस का शेयर, तो आपने ये सोचा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, प्राइस ऊपर जाएगा, उसके लिए आपने क्या किया, 1000 शेयर्स खरीद लिए 2500 रुपए से, ठीक है। बट आपका व्यू क्या है कि रिलायंस का शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा, बट इन केस मार्केट किसी न्यूज की वजह से, किसी चीज की वजह से अगर डाउन चली जाए, उस टाइम क्या होगा, आपको एक पोटेंशियल लॉस हो सकता है। 25 लाख के ऊपर अगर उसका 10% भी नीचे चला जाए, ठीक है, 25 लाख का 10% कितना होगा, 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए का आपका पोटेंशियल लॉस हो सकता है। तो आप वो लॉस बेयर नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, एक पुट ऑप्शन बाय करके रखेंगे। पुट ऑप्शन बाय करके रखेंगे इन द सेंस कि जब भी मेरा जो व्यू है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन का मैं एक ऑप्शन बाय करके रखता हूँ। ये सारी चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग होंगी अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो, बट आप थोड़ा जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप समझ के रखो, आगे चल के आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मेरा व्यू रिलायंस मैंने बाई की है और मैंने सोचा है कि रिलायंस का जो स्टॉक है वो आगे चल के मुझे 10 से 15% का रिटर्न देने वाला है शॉर्ट टर्म में, ठीक है, बट उसी शॉर्ट टर्म में प्राइस रिवर्स चली जाती है और डाउन चली जाती है मार्केट, ठीक है, उसका प्राइस जो है 2500 रुपये से 2000 रुपये चली जाती है, 1800 रुपये चली जाती है, तो मुझे एक पोटेंशियल लॉस हो सकता है। तो इस पोटेंशियल लॉस को मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करके रखता हूँ। जैसे मार्केट नीचे गिरेगा, मुझे पुट ऑप्शन मतलब क्या होता है, जब मार्केट नीचे गिरे तो मेरा पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होता है, तो ये मेरा पुट ऑप्शन मुझे प्रॉफिट दे देगा। यहाँ भले ही मुझे लॉस हो रहा है रिलायंस के स्टॉक में, ठीक है, लेकिन रिलायंस का ही मैंने पुट ऑप्शन खरीद के रखा है, ठीक है, तो वहां पर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब इन द सेंस क्या हो रहा है कि एक मैंने मेरा रिस्क जो है उसको रिड्यूस कर लिया है। जो मुझे 2.5 लाख का लॉस हो सकता था, वो मे भी हो सकता है कि काफी कम लॉस होगा, 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का, इस तरह का लॉस होगा अगर इन केस अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव ऑन करती है तो भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये सारी चीजें हमने सीखी है कि ऑप्शन को मैंने एक सिंपल एग्जांपल के बेसिस पे बताया आपको, राजीव एंड ब्रोकर के माध्यम से, और उसमें आपको विनिंग रेट भी बताया कि राजीव जो एज ए ऑप्शन बायर है, ठीक है, ऑप्शन बायर है जिसमें अंडरलाइंग एसेट जो है लैंड है, प्री डिटरमाइंड प्राइस जो है ऑलरेडी प्री डिटरमाइन कर लिया है कि 6 महीने बाद भी इसका प्राइस 10 लाख रुपए रहेगा। तो मुझे ये भले ही इसका प्राइस कुछ भी रहे, ठीक है, 15 लाख हो, 20 लाख हो, कुछ भी हो, ये मुझे 10 लाख रुपए में ही देंगे। इस तरह का डील उनका फाइनल हो चुका है। एक ऑप्शन एक्सपायरी जिसे कहते हैं कि स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर वो डील एक्सपायर हो जाएगी। इन द सेंस क्या हो रहा है कि अगर राजीव 6 मंथ के अंदर अगर उसे बाय नहीं करता या फुल अमाउंट पे नहीं करता, तो वो एक्सपायर हो जाएगी और 2 लाख रुपए जो है उसके लॉस में चले जाएंगे। तो जैसे कि ऑलरेडी आपने 3 केसेस में देखे, फर्स्ट केस में जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तभी उसे प्रॉफिट हो रहा है, बाकी 2 केस में उसे लॉस हो रहा है। ब्रोकर को एक केस में लॉस हो रहा है, बाकी 2 केस में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं
जो कि ऑप्शन ब्रोकर है यहाँ पे फिलहाल। तो ऑप्शन सेलर कौन से होते हैं वो सारी चीज़ें और भी डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, बट आप इतना अभी समझ के रख लो कि ब्रोकर जो है ऑप्शन सेलर है। तो ऑप्शन सेलर के विनिंग चांसेस हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ऑप्शन बायर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हमने कवर कर ली। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो ऑप्शन बेसिक ऑप्शंस के बेसिक को लेके, तो आप डेफिनेटली हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ डायरेक्टली मैसेज करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्रिटिकल सब्जेक्ट होगा, तो डेफिनेटली आई विल मेक एन वीडियो फॉर इट, एंड वहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा कि मैं इसके लिए वीडियो बना के लेकर आ रहा हूँ आपके लिए जल्दी। इसके साथ ही फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से अपने स्किल्स को ग्रो करते रहे, सो दैट एक लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर पाओ। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।